नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने वीडियोस की, अपने लेक्चर की, वो है अपना सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। बोर्ड में इस बार चैप्टर है, मेटलर्जी हटा है बट सरफेस केमिस्ट्री है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेंस के लिए भी, नीट के लिए भी और आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए भी। आपकी हमारा वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या आप हमारे ऐप पे देख रहे हैं या आप कहीं और भी देख रहे हैं, तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कोरोना के बाद से जैसे सब कुछ बदला है, वैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम भी बदला है। वो ऑफलाइन जो ट्रेडिशन था वो चेंज हो गया है ऑनलाइन पे। बहुत सारे एजुकेटर ऑनलाइन पे आ गए हैं। उसी सीरीज में हमने भी आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स तैयार किए हैं जो कम से कम दाम में हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास 12th का जो पूरा पैकेज है वो मात्र 3500 रुपीज का है, और अगर आप मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कंप्लीट सिलेबस आपको मात्र 10,000 रुपए में मिल रहा है। तो ये आप हमसे परचेज कर सकते हैं। डेमो के लिए आप इस वीडियो को देखकर ये हमसे परचेज कर सकते हैं। आप लाइव क्लासेस भी डाउट सेशन के लिए हम अलग से देंगे आपको। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ये स्क्रीन पे आपके सामने कुछ मैंने चीजें सामने रखी हुई हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये तो एक दो चीजें हम ला सकते हैं, अदरवाइज तो हजारों चीजें अगर आपके सामने रख दें तो वो भी कम है सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आपको मतलब ऐसा लगता है कि सरफेस केमिस्ट्री एक बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसका एवरीडे लाइफ में कोई रोल नहीं है। बट जैसे जैसे हम लोग चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सरफेस केमिस्ट्री का ठीक है, आयुष में बता दूंगा, मैं बता दूंगा आज रात तक। तो सरफेस केमिस्ट्री का एवरीडे लाइफ में बहुत रोल है। ठीक है, वो बात अलग है कि डायरेक्ट कुछ रोल डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तमाम सारे हमारे रोल जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ सरफेस केमिस्ट्री में मोस्टली हम लोग इनडायरेक्ट रोल है हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में। ठीक है, हमारे सामने एकदम साफ सुथरी क्रिस्टल क्लियर शक्कर आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं सरफेस केमिस्ट्री का उसमें इस्तेमाल हुआ है। हम घरों में पेंट करते हैं, डिस्टेम्पर करते हैं, वो भी सरफेस केमिस्ट्री है कहीं ना कहीं, वहां भी इन्वॉल्व हो रही है। मार्केट से हम ब्रांडेड लेदर का कोई पर्स खरीद के लाते हैं, शूज खरीद के लाते हैं, या कोई लंच बॉक्स या टिफिन खरीद के लाते हैं, तो उसके अंदर देखिए इस टाइप का एक पैकेट निकलते हैं। ठीक है, वो भी सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी एक चैलेंज आता है कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनका जो प्रॉब्लम आती है, कि हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, वहां भी सरफेस केमिस्ट्री हमारा यूज होता है। ठीक है, तो मोस्टली लगभग बहुत जगह पे सरफेस केमिस्ट्री है। जब हम लोग चैप्टर बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आगे हम लोग उस बारे में चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ सरफेस केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने बताया, अब बोर्ड और नीट या मेंस चाहे जो भी हो, ये लोग एवरीडे लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। तो हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा उसमें ये होना चाहिए कि हम उसको एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज लें और ये एवरीडे लाइफ से रिलेटेड चीजों को देखें कि वो कहाँ कहाँ यूज हो रही है। तो ये मैं डायग्राम हटा रहा हूँ और चैप्टर में आते हैं। तो आज की हेडिंग पड़ेगी सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रिटर्न वर्क नहीं करना है, सिर्फ आपको कहानी की तरह सुनना है। थोड़ा बहुत मैं लिखता जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि उसके हमारे नोट्स बने हुए हैं पूरे। मैं नोट्स आपको दूंगा। बुकलेट का तो मैंने प्रॉमिस किया था, बुकलेट देनी है आपको। थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, बुकलेट मैं देता हूँ जैसे ही अभी स्कूल वगैरह थोड़ा सा ओपन हो जाए। मतलब उसको पहले ही मैं दे दूंगा। थोड़ा सा प्लीज वेट और कर लीजिए। मैंने आपको रीजन बताया क्या है, तो बुकलेट आ रही है। थोड़ा वेट कर, तब तक आप लोग हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं आप लोग उससे काम चला लीजिएगा। वो हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे या टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। टेलीग्राम में आपके परमानेंट पड़े रहेंगे। व्हाट्सएप पे क्या होता है कि आप वो फोन में सेव हो जाती हैं चीजें, तो वो डिलीट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो मैंने अभी एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, तो मैं ये सारे नोट्स आपके टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सरफेस केमिस्ट्री जैसे नाम है ना भाई, सरफेस केमिस्ट्री मतलब समथिंग इट इज रिलेटेड टू सरफेस। कहीं ना कहीं ये सरफेस से रिलेटेड है।
और इसके हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे, तो सरफेस केमिस्ट्री को अपने सिलेबस में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। हम लोग उसको इस चैप्टर को 3 पार्ट में करना है। इस चैप्टर को हमें 3 पार्ट में करना है। सरफेस केमिस्ट्री जो अपना चैप्टर है, इसको हमें 3 पार्ट में पढ़ना है। एक पार्ट है आपका एडजॉर्प्शन, दूसरा पार्ट आपका आता है कैटालिसिस, पढ़ रखा है आप लोगों ने, स्कूल में पढ़ रखा होगा, बस थोड़ा सा उसको एक बार और देखना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसका सबसे ज्यादा एवरीडे लाइफ में यूज होता है, वो होता है कोलाइडल सोल्यूशन। एक चैप्टर सोल्यूशन है वो भी हमने पढ़ रखा है, और एक चैप्टर कोलाइडल सोल्यूशन है वो भी हमने पढ़ रखा है। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस। मतलब वो सारे फिनोमिना जो कहीं सरफेस पे हो रहे हैं या इंटरफेस पे हो रहे हैं, दैट अकर ऑन द इंटरफेस और दैट अकर ऑन द सरफेस, वो सब आपकी चीजें किसमें ली जाएंगी? सरफेस केमिस्ट्री में ली जाएंगी। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस का मतलब आप समझिए क्या होता है। जैसे हमने कह दिया कि किसी बॉटल में पानी भरा हुआ है, किसी बॉटल में पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये पानी भरा है यहाँ तक। अब जब यहाँ तक पानी भरा है, तो यहाँ तक अगर पानी भरा है तो इसके ऊपर क्या होगी? एयर होगी। इसके ऊपर क्या है? एयर है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या है? एयर, ये हमारी एयर है, ठीक है। तो इसके ऊपर मान लीजिए बॉटल में यहाँ तक पानी भरा है और यहाँ पे एयर है, तो ये जो हमारी सरफेस है ये इंटरफेस कहलाएगी, लिक्विड गैस इंटरफेस। और जहाँ पे दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं आपस में, वो इंटरफेस कहलाएगा। तो वो सारे फिनोमिना जो सरफेस पे होते हैं या वो सारे फिनोमिना जो इंटरफेस पे होते हैं, दैट वी विल डील अंडर द सरफेस केमिस्ट्री। अब कारण क्या है ऐसा, कि क्या लॉजिक है कि ये सरफेस केमिस्ट्री के अंदर अलग से हमको पढ़ाया जा रहा है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है सरफेस टेंशन। सरफेस केमिस्ट्री का सबसे बड़ा कारण है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आप लोग चूंकि फिजिक्स के भी स्टूडेंट रहे हो, तो सरफेस टेंशन आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत सारे जो एप्लीकेशन सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं वो ड्यू टू सरफेस टेंशन होते हैं, उनके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जो अपना पहला टॉपिक है, वी आर स्टार्टिंग विद द एडजॉर्प्शन। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या होता है आपने पढ़ा है, अच्छी बात है, एक बार इसको और अच्छे समझ लीजिएगा। और कोई डाउट है तो बिल्कुल आप डिस्कस करिए, बिल्कुल डिस्कस करिए, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है? देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी सरफेस है, मैं एक कोई एग्जांपल लूं, जैसे हमने बोल दिया कि ये हमारे पास मान लीजिए ये मोबाइल है, ये हमारे पास मोबाइल है, थोड़ा ये इसकी थिकनेस कम है, बट ये थोड़ा और अगर और मोटा होता तो बेहतर हम इसका एग्जांपल लेते। तो अगर मान लीजिए ये मोबाइल है और मेरे आसपास कोई ऐसी चीजें दिख नहीं रही है जो थोड़ी काफी मोटी हो, ये हमारे पास मान लीजिए मोबाइल है। अब ये मोबाइल या मान लीजिए कोई मेटल का ये टुकड़ा है, ये मेटल है, मान लीजिए कोई लोहे का एक ये ऐसा एक टुकड़ा है हमारे पास। तो इसमें क्या होंगे? देखिए चारों तरफ क्या होंगे? इसमें एटम होंगे, या अगर मान लीजिए ये मॉलिक्यूलर स्टेट में होता तो मॉलिक्यूल होते। तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे इसमें चारों तरफ ये एटम है, ठीक है, ठीक है। आप ड्राइंग पे मत जाइए, अच्छा बन रहा है खराब बन रहा है, आप बस समझते जाइए वो क्या चीज बन रही है, क्या सिखाई जा रही है, उस पे आप जाइए। ये मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है, उसमें हमारे एटम है या जो भी आयंस है, मॉलिक्यूल है, जो भी अरेंज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे अरेंज है, ठीक है, इस तरीके से। अब चूंकि सॉलिड स्टेट अभी आपने पढ़ाएंगे हम आपको, तो अभी हम इसमें स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं कि वो क्या है, बस ये मान लीजिए ये आपके एटम से मिलकर कोई सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो आपके एटम है ये वाले, यहां तक जो पार्ट है ना, ये आपका बल्क कहलाता है। दिस इज बल्क मीडियम, ये आपका बल्क मीडियम कहलाता है, ये बल्क है। और ये जो मॉलिक्यूल, ये जो एटम आपके हैं ये वाले, ये जो है ये आपके सरफेस पे, ये आपके सरफेस पे। तो दोनों के नेचर में थोड़ा सा चेंज आता है। चेंज क्या आता है? बल्क के जो बल्क वाले एटम है या बल्क वाले मॉलिक्यूल हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, और जो हमारे सरफेस पे एटम या मॉलिक्यूल है उनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। कैसे बिहेवियर अलग होता है वो आप समझिए जरा। कोई भी हम एक बल्क का कोई भी एक एटम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एटम है बल्क में, ये जो बल्क वाला एटम था, ये मान लीजिए हमारा बल्क वाला एटम था। तो
तो जो भी एटम बल्क में होता है, बल्क मतलब समझते हैं ना, इनसाइड द सरफेस, जो सरफेस के अंदर है, जो भी एटम हमारे बल्क में होते हैं वो क्या करते हैं, चारों तरफ अपने दूसरे एटम से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। और हर एक एटम या मॉलिकुलर फॉर्म में है या कोई आयनिक फॉर्म में, अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एटम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। हर एक एटम जब अपने चारों तरफ दूसरे एटम से घिरा होता है, सराउंडेड होता है, तो बाकी के एटम उस पर कोई ना कोई एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से ही तो एक वो कंबाइंड स्टेट बन रही है ना। अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो वो एक साथ नहीं होते, फिर वो गैस होता ना, गैसेस में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, तो गैस के मॉलिक्यूल फ्री रैंडम मोशन करते रहते हैं इधर उधर। जहां भी आपको कोई चीज ऐसी दिख रही है जहां पे रैंडम मोशन नहीं लग रहा है, इट मींस देयर इज सम अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द एटम और बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। लिक्विड अगर है, आपने लिक्विड रखा है, एक ग्लास में पानी रखा हुआ और पानी भाग नहीं रहा है, पानी के मॉलिक्यूल एक साथ है, ठीक है, इसका मतलब देयर इज सम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जबकि गैसेस में ऐसा नहीं होता, गैस आप कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल रख दो और हल्का सा भी लीकेज हुआ तो गैस पूरी निकल जाएगी, ठीक है। हम टायर में हवा भरा के गए और मान लीजिए बदकिस्मती से पंचर हो गया टायर, तो बस खड़े हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, हो जाते कि नहीं हो जाते। तो गैसेस में अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है, ना के बराबर होता है, जबकि अदर जो हमारे हैं सब्सटेंस, लिक्विड या सॉलिड, उनमें कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब ये जो एटम है अपने चारों तरफ दूसरे एटम से सराउंडेड है। अगर ये दूसरे एटम से सराउंडेड है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, अभी हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे एटम क्या कर रहे हैं, इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम यहाँ पे ऐसे इस जगह पे बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कोई बल्क का एक एटम था, इसके चारों तरफ जो भी दूसरे एटम, सराउंडेड एटम थे, ये इक्वल और इक्वल मैग्नीट्यूड का अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे थे इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो एक एटम जब वो बल्क में होता है तो दे विल एक्सपीरियंस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में अपने सराउंडिंग एटम की वजह से, सराउंडिंग एटम की वजह से, सारे जो सराउंडिंग एटम की वजह से हर डायरेक्शन में एक अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से जो इसका नेट अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो नेट अट्रैक्शन फोर्स होता है, फिजिक्स में आप सब लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और हम कहते हैं कि जो बल्क के हमारे एटम है या बल्क के जो हमारे मॉलिक्यूल है, दे आर अंडर द इक्विलिब्रियम, वो आपके इक्विलिब्रियम में है, उस पर कोई नेट अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है, दे आर स्टेबल, दे आर नॉट हैविंग एनी फोर्स इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। बट जो बेचारे सरफेस पे हैं, अब जैसे मान लीजिए ये वाला बेचारा सरफेस पे है, अब अगर ये वाला सरफेस पे है तो अब आप देखिए इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ नहीं है, इसके इस तरफ 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 है। तो जो हमारा एटम सरफेस पे होगा, मान लीजिए ये सरफेस वाला एटम है, तो इस पे हर डायरेक्शन पे अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है, इस पे आप देखिए इधर काम कर रहा है, 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 ठीक है। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकाले तो इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ, नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। अगर आप मान लीजिए आप इधर और इधर वाले को कैंसिल आउट मान रहे हैं, तो नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो जो भी मॉलिक्यूल हमारे सरफेस पे होते हैं, अब जरूरी नहीं कि यही सरफेस पे, आप इधर वाले को देख लीजिए, जो यहाँ वाला है, यहाँ वाला भी क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्शन फोर्स आपका एक्सपीरियंस करेगा, तो उसका नेट अट्रैक्शन फोर्स बैलेंस नहीं होगा। तो जो भी मॉलिक्यूल हमारे सरफेस पे होते हैं, जो भी एटम हमारे सरफेस पे होते हैं, दे आर नॉट अंडर द इक्विलिब्रियम, देयर अट्रैक्शन फोर्स आर नॉट बैलेंस इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। दे आर हैविंग सम टेंशन फोर्स, उन पे कोई टेंशन फोर्स काम कर रही है, ठीक है। पुली वाले केसेस आपने बहुत सारे पढ़े हैं कि ये सारे नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो इन जो हमारे सरफेस पे एटम है उनकी वजह से क्या कर रहा है, कोई टेंशन फोर्स काम कर रही है, ठीक है, बात समझिएगा। जबकि जो हमारे बल्क वाले हैं, वो बल्क वाले बहुत आराम से एकदम, जैसे लॉकडाउन में हमने आराम किया, बिल्कुल वैसे ही वो आराम कर रहे हैं, एकदम आराम फरमा रहे हैं, उनको कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो जो बेचारे सरफेस वाले हैं, ठीक है, वो अपना मतलब झेल लेते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब उन्होंने देखा कि हमारे नीचे वाले आराम फरमा रहे हैं, तो भाई हमें भी आराम क्यों ना मिले, ठीक है। तो अब उनको भी आराम देना है, उनको भी इक्विलिब्रियम पे आना है, अब उनको भी लग रहा है कि नहीं यार मुझे भी आराम चाहिए, अंदर वाले तो आराम कर रहे हैं, तो वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि भाई हमारी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे क्या है, चारों तरफ तो सराउंडिंग फोर्स लग रहा है, बट ऊपर कोई सराउंडिंग फोर्स, जो ऊपर की तरफ है, वहां पे कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो वो चाहेंगे कि कोई दूसरे एटम हमारे इस सरफेस पे आके क्या हो जाए,
अटैच हो जाएं, और अटैच हो जाएंगे तो जो ऊपर वाला अट्रैक्शन फोर्स है जो बैलेंस नहीं हो रहा था, अब वो भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और हम भी कहाँ आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द सरफेस फिनोमिना, इसी को हम सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है, सरफेस पे जो हमारे एटम या मॉलिक्यूल अंडर द टेंसाइल फोर्स होते हैं, अंडर द टेंशन फोर्स होते हैं, उनको उनकी ये डिमांड होती है, उनकी ये इच्छा होती है कि हमारे सरफेस पे कोई ना कोई दूसरे एटम या मॉलिक्यूल आके अटैच हो, हमारी सरफेस पे आए, जिससे हमारा जो अनबैलेंस फोर्स है वो बैलेंस हो जाए, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सुनना है और आपको नोट्स को फॉलो करने हैं, जो हम नोट्स देंगे वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप अगर हम फोटोकॉपी देंगे, आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल ले, चाहे तो आप मोबाइल से ही पढ़ते रहें। ठीक है, हम टेलीग्राम में भी डाल देंगे। टेलीग्राम में डालने से फायदा ये होता है कि वो आपका डिलीट नहीं होगा। ठीक है, वो शायद मुझे पता चला कि वो मोबाइल डेटा में सेव नहीं होता, अदरवाइज जैसे आप मोबाइल में चीजें हटा देते हैं तो सब व्हाट्सएप की चीजें उड़ जाती हैं। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन बेसिकली क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन एक अलग है, एडजॉर्प्शन अलग है। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन की कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन में जो भी चीजें जाएंगी वो पूरा बल्क में जाएंगी, ये बल्क फिनोमिना है, दिस इज बल्क फिनोमिना। ठीक है, ये बल्क फिनोमिना, जैसे स्पंज को हमने चाशनी में डाल दिया, वो एब्जॉर्प्शन है। वहां बल्क में सारा चाशनी जो है वो पूरा बल्क में जा रही है, ऑल ओवर द कंसंट्रेशन एक जैसी है चाशनी की, बल्क में चली गई। जबकि एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है, दिस इज सरफेस फिनोमिना, ओनली द मॉलिक्यूल will get attached over the surface only। एंड क्यों सरफेस पे ऐसा होते हैं, मैंने उसका भी आपको कारण बता दिया। व्हाट इज द कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, तो कॉज बेसिकली क्या है, the cause of adsorption is basically we have basically to balance the unbalanced force on the molecule which is present on the surface to release its tensile force। उनका जो टेंसाइल फोर्स है, जो उनका टेंशन फोर्स है, वो रिलीज करना चाहते हैं। इस वजह से जो दूसरे मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे आएंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये आपकी ग्रीन लेयर एक ही हो सकता है इसके ऊपर भी आ जाए, हो सकता है इसके ऊपर भी आ जाए, मल्टी लेयर भी हो सकता है। बट अभी हम ये सारी बातें अभी आपसे बाद में डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, तो आप बेसिकली चीजों समझ गए कि होता क्या। ठीक है, अब इसमें एक दो टर्म्स और हैं, हम उनकी बात भी कर रहे हैं। जब आप एडजॉर्प्शन पढ़ते हैं तो उसमें एक बात और आती है, एक बात आती है कि एडजॉर्बेट, एक बात आती है कि एडजॉर्बेट, और दूसरी बात आती है एडजॉर्बेंट। एक आपका टर्म यूज होता है एडजॉर्बेट और दूसरा टर्म यूज होता है एडजॉर्बेंट। ठीक है, अगर आपको जानकारी है तो थोड़ा थोड़ा मुझे लिख दिया करो शॉर्ट में, तो मुझे समझ में आ जाए कि हमारे जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनको अभी कितना थोड़ा उन्होंने पहले से पढ़ा है या उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो उसी हिसाब से हम उनको और बेसिक्स में चीजें पढ़ाएं। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट कोई मुझे बताएगा जरा, मैं समय दे रहा हूँ। एडजॉर्बेंट सोल्यूट होता है एंड एडजॉर्बेंट सॉल्वेंट। बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलना है हमको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की यहाँ बात नहीं होनी है, बिकॉज दिस इज नॉट सोल्यूशन। बोला टाइप बता दिया। सर एडजॉर्ब वो पार्टिकल्स होते हैं जो सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएं। प्लीज एक मिनट रुकिए, ये एक सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर वेयर द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म ऑल अराउंड। ठीक है, बट यहाँ पर कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं है, सरफेस पे जो अटैचमेंट हो रहा है सिर्फ वो सरफेस पे हो रहा है, तो ये एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे आप बोलिए जो बोल रहे हैं। एडजॉर्बेट वो मटेरियल है जो आके एडजॉर्ब हो जाता है, और एडजॉर्बेंट वो होता है जो एडजॉर्ब करता है। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप आता सभी को था बट बता नहीं पाए, वो एक अलग बात है, या वो चीजों को उतने अच्छे से, यही गलतियां होती हैं कि हमको आता है बट हम एग्जाम में वो चीज उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें नंबर सबको एक जैसे नहीं मिलते। पढ़ता सबको एक जैसा है, बट कुछ लिखने में यही सारी जो हमारी कमियां है, हमको इन्हीं को इम्प्रूव करना है। ठीक है, सिलेक्टेड चीजें लिखनी है, सिलेक्टेड वर्ड्स में। ठीक है, बहुत ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, वो समय नहीं रहा कि हमें कहानी लिखनी है। ठीक है, बहुत कम लाइन में बहुत ज्यादा चीजें, मतलब ऐसा आपको रखना है कि बहुत कम लाइन में बहुत ज्यादा आप नॉलेज उस पेपर में, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में
आप दे दें तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। दिस वाज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू राइट द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ऐसा ध्यान देना है। तो जैसे अब देखिए एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम जो बनाया था ऊपर, जो हमने डायग्राम अभी बनाया है आपका, ऊपर डायग्राम बनाया था, इसमें देखिए ये जो आपका एक ग्रे कलर का दिखाया गया है, ये ग्रे कलर वाला जो है ये आपका कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एडजॉर्बेंट, ये आपका एडजॉर्बेंट कहलाएगा। और जो ग्रीन कलर वाला है ये कहलाएगा एडजॉर्बेट, Absorbate. ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स और एटम विच गेट अटैच, जो आकर अटैच हो रहे हैं, दे आर नोन एज एडजॉर्बेट। एंड जिस सरफेस पे अटैचमेंट हो रहा है, अगेन आई एम टेलिंग, बार बार आप सरफेस वर्ड का यूज करेंगे जब भी आप एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, हर बार आप सरफेस का यूज करेंगे, ठीक है, सरफेस वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि बल्क में एडजॉर्प्शन कभी नहीं होता, एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, हम उसकी बात करेंगे। एडजॉर्बेंट मतलब आप ये मत समझो कि हर एक सरफेस एडजॉर्बेंट का काम करती है, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि हर एक सरफेस पे एडजॉर्प्शन उतनी आसानी से नहीं हो सकता, तो एडजॉर्बेंट भी हमारे स्पेसिफिकली तैयार किए जाते हैं, ठीक है। हम उनकी बात अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सब आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे जब कभी आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, कि कैसे हमारे एडजॉर्बेंट तैयार किए जाते हैं, स्पेसिफिकली तैयार किए जाते हैं, वो सब बाद में बात करेंगे। अगर हर कोई एडजॉर्बेंट होता तो फिर हम स्पेशल कैटलिस्ट यूज नहीं करते, क्योंकि कैटलिस्ट में बेसिकली एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है, हम उस बात की अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ आपको एक बेसिक चीजें से समझा रहे हैं। तो आयुष ने भी ठीक बोला है। तो एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेट आर द मॉलिक्यूल और द एटम विच गेट अटैच, जो आ रहे हैं अटैच होने सरफेस पे, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, एडजॉर्बेट कहलाते हैं। एंड द सरफेस वेयर द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज एडजॉर्बेंट, वो आपकी एडजॉर्बेंट कहलाती है। मोस्टली सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सॉलिड पे होता है, कभी कभी हमारे लिक्विड सरफेस भी एज एडजॉर्बेंट काम करती है, ठीक है। तो ये सिर्फ आप इतना बोल दो कि द सरफेस वेयर द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस और वेयर द एडजॉर्बेट गेट अटैच इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं लिखने वाला, कुछ नहीं लिखने वाला, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, बोलूंगा, आपको सुनना है, और घर बाद में जब आप फ्री हो तो मैं अभी शायद आपको आज या कल में उसकी फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, पीडीएफ फॉर्म पे उस नोट्स को एक बार फिर से पढ़ना है। नोट्स जो है वो एग्जाम के लिए है, बेहतर नॉलेज के लिए जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप बुक को रीड किया करिए। और मैंने बताया बुक को जैसे हम स्टोरी या मैगजीन बुक पढ़ते हैं ना, एक एक लाइन वैसे पढ़ें, ठीक है। हम साइंस की बुक को पढ़ते हैं जहाँ बोल्ड लिखा होता है, जहाँ डेफिनेशन लिखी होती है, वो तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे हमको कभी साइंस नहीं आती, हमें सिर्फ नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बुक को ऐसे पढ़ते हैं, साइंस की बुक को, जहाँ बोल्ड लिखा है या इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज लिखी है, तो हम साइंस नहीं सीख सकते, हम नंबर ला सकते हैं बट साइंस नहीं सीख सकते, ठीक है। एक दो चीजें, एक दो टर्म्स और हैं, हम उनकी बात भी कर लेते हैं, एक दो टर्म्स और क्या है उनकी बात भी कर लेते हैं, जैसे एग्जाम में आ जाते हैं। पहला हो गया आपका एडजॉर्बेट, दूसरा हो गया आपका एडजॉर्बेंट, तीसरा हो गया आपका जॉर्प्शन। जॉर्प्शन, जॉर्प्शन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कोई हमारे सब्सटेंस होते हैं या ऐसी कोई सरफेस होती है जहां पर हम क्या करते हैं, अरे भगवान, एब्जॉर्प्शन कराते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के साथ साथ क्या होता है कि वो सरफेस पे तो आ जाते हैं बट थोड़ा बहुत अंदर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, वो आपका जॉर्प्शन कहलाता है। मतलब अगर हम शॉर्ट में लिखें तो वेयर बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। जहां दोनों एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं वो आपका जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले, चौक है, व्हाइट कलर की चौक है, और चौक को हमने इंक में डिप कर दिया। अब आप लोग को तो वो समय नहीं पता है, इंक वगैरह आपने कभी यूज नहीं किया है। हमें याद है कि जब हम पढ़ाई करते थे तो उस समय वो इंक पेन चला करते थे, तो ये सारे काम हम लोग किया करते थे, ठीक है। इंक का एक बॉटल आती थी, कैम्बलिन करके एक कंपनी थी, बड़ी फेमस थी, कैमलिन की। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। शायद अभी भी पेन आते हैं, ऐसा नहीं, बट आपको यूज नहीं करता, बहुत टेक्नोलॉजी है। और स्कूल में चौक तो खूब रहा करती थी, तो उसमें डाल दिया करते थे हम लोग बॉटल में, ठीक है, नीली करने के लिए चौक की। देखें भाई ब्लैक बोर्ड पे नीली चौक कैसे चलती है, ठीक है। फिर वो खैर चलती नहीं थी, वो बात अलग है, बट यही सब किया करते थे हम लोग। तो मान लीजिए ब्लू कलर की आपकी इंक है और उसमें आपने एक चौक का टुकड़ा डाल दिया,
ठीक है, ये अब ये सब समय आप लोगों का नहीं है, तो आप ये सब एग्जाम्पल आप सिर्फ दिमाग में सोच सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ये किया आपने है। इसमें आपने क्या कर दिया, एक ब्लू कलर की इंक है और इसमें आपने चौक डाल दिया। ठीक है, ये आपने चौक डाल दी। तो जब आप चौक डालते हैं, ये मान लीजिए चौक है, व्हाइट तो चौक नहीं बनाई जा सकती, ये आपने चौक आपने डिप कर दी। तो इसमें क्या होता है, जब आप चौक देखते हैं थोड़ी देर बाद आप चौक निकालते हैं ना, तो वो चौक बाहर से तो ब्लू दिखाई देती है, बिल्कुल बाहर से बिल्कुल ब्लू दिखाई देगी। ठीक है, बट जब आप उसको अंदर तोड़ते हैं तो कुछ हद तक, मतलब कंप्लीट ब्लू नहीं होता है, इतनी जल्दी कंप्लीट ब्लू नहीं होगा। ठीक है, कुछ हद तक अंदर आपको बिल्कुल ब्लू नहीं होता, बट कुछ हद तक अंदर ब्लू होता है। और उसके बाद आप देखो तो वो मतलब पूरी चौक वेट तो हो जाती है, गीली हो जाती है। मतलब ये नहीं होता कि पूरी ब्लू हो जाए, हम ये नहीं कह सकते, बट हाँ चौक पूरी गीली हो जाती है, अंदर भी गीली हो जाती है। इसका मतलब इंक अंदर भले ना गई हो, बट इंक का जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है वो तो अंदर चला गया है। ठीक है, कुछ इंक भी अंदर गई, कुछ इंक भी अंदर गई, बट पूरे इंक के जो हमारे जो डिस्पर्स जो फेस थे, अभी हम ये बात करेंगे इंक की बीसी चैप्टर में आगे, भले वो अंदर नहीं जा पाए, बट इंक के जो सॉल्वेंट वाले पार्टिकल थे वो तो अंदर चले गए, तभी उस वजह से चौक क्या हो गई, गीली हो गई। तो यहाँ पर आप देखें एडजॉर्प्शन भी हुआ है और एब्जॉर्प्शन भी हुआ है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा कॉमन एप्लीकेशन है जॉर्प्शन का, वो हमारे डाइंग होती है, डाई कराते हैं हम लोग क्लॉथ्स में। ठीक है, क्लॉथ्स में डाई कराया जाता है, रंगा जाता है कपड़ों को। तो ये सबसे कॉमन एप्लीकेशन है जॉर्प्शन का। क्योंकि आप देखते हैं ना कि आप ऊपर फूल पत्ती बनानी है हमको कपड़े में, तो वहां पे क्या हो रहा है कि हमने एब्जॉर्प्शन कराया। ठीक है, बाकी चीज को हमने क्या किया, उस कपड़े में उसको हमने कवर कर दिया और उस जगह पे हमने पेंटिंग करी। तो उसमें क्या होगा, वो ऊपर तो रहेगा ही, साथ ही साथ थोड़ा बहुत अंदर भी चला जाएगा। तो डाइंग ऑफ क्लॉथ्स भी हम बोल सकते हैं, जॉर्प्शन का एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो दूसरा हमारा एक टर्म्स यूज होता है, दूसरा हमारा जो टर्म्स यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है डिजॉर्प्शन। ठीक है, ये सब बेसिक छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। नहीं भी लिख रहा है तो आप नोट्स हमारे जरूर फॉलो करिएगा, बस उससे कितना काम चल जाएगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट उसको एप्लीकेशन बेस्ड आप पढ़ें तो सब कुछ अच्छा रहेगा। डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन का उल्टा। ऐसा नहीं लग रहा है कि डिजॉर्प्शन मतलब एडजॉर्प्शन का उल्टा। ठीक है, तो देखो एडजॉर्प्शन सबसे पहले तो आप समझ लो, ऐसे होता भी इतनी आसानी से मतलब नहीं है कि हर सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो गया। तो हम लोग बेसिकली एक स्पेसिफिकली एडजॉर्बेंट तैयार भी करते हैं, और अगर हमें और अच्छा एडजॉर्प्शन कराना है, फास्ट कराना, तो कंडीशंस भी दी जाती हैं एडजॉर्प्शन के लिए। वो सारी कंडीशंस को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल भी अपना टर्म है, तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो जब हम उनको फेवरेबल कंडीशन देते हैं, तो ये आके, ये जितने ग्रीन वाले थे ये सब आके सेटल हो गए, एकदम आराम फरमाने लगे, और ये सरफेस वाले भी, इनको भी आराम मिल गया। ठीक है, तो वो फेवरेबल कंडीशन अगर हमने एडजॉर्प्शन के लिए दे दी, जो भी फेवरेबल कंडीशन है, हम अभी आज उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हर चीज के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है ना यार। तो वो फेवरेबल कंडीशन दे दी तो एडजॉर्बेट आके अटैच हो गए। फिर हमने क्या किया, उन फेवरेबल कंडीशंस को हटा दिया। अगर हमने उन फेवरेबल कंडीशंस को हटा दिया तो वो वहां से सरफेस छोड़ के चले जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिजॉर्प्शन। ठीक है, अब डिजॉर्प्शन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तमाम ऐसी सरफेस हैं जिनको हम ऐसा नहीं कर सकते कि यार महंगा हमने एडजॉर्बेंट तैयार किया है और उसमें हमने एडजॉर्ब कराया मटेरियल, अगर डिजॉर्प्शन नहीं होता तो वो पूरा हमारा मटेरियल खराब हो जाता, हमें उसे फेंकना पड़ता, तो बहुत वो प्रोसेस बड़ा कॉस्टली होता। तो ऐसा नहीं होता है, डिजॉर्प्शन भी बहुत कहीं कहीं इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोसेस कराया, उसके बाद प्रोसेस कराने के बाद आपका जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपने वो कंडीशंस को आपने रिवर्स कर दिया, जो भी मटेरियल आपके एडजॉर्ब हुए थे वो आपने हटा दिए, डिजॉर्ब करा दिए, जिससे आपकी सरफेस अगेन फ्री है दूसरे नए एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब कराने के लिए। क्योंकि एडजॉर्प्शन तो जो पहले वाले हट जाएंगे, अजी सर जो पहले वाले रहेंगे वो हट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हट जाएंगे, क्योंकि एडजॉर्प्शन एक लिमिटेड टाइम तक हो सकता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड और एक लिमिटेड एडजॉर्बेट के साथ हो सकता है, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक ले लिया और जिंदगी भर आपका वो काम चलता रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है, जैसे जैसे हमारी सरफेस कवर होती जाएगी, भरती जाएगी, वैसे वैसे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन स्लो होता जाएगा। तो सब चलिए, ये बात ध्यान आ गई। तो मैं सबसे पहले, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, 2 डिफरेंस या 3 डिफरेंस आपको बताने थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस यही है कि दिस इज सरफेस फिनोमिना।
ये सिर्फ सरफेस पे होता है, और ये आपका बल्क फिनोमिना हो जाएगा, दिस इज बल्क फिनोमिना। ठीक है, यहां पर जो एडजॉर्प्शन है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, वो डिस्कस किया कि ये सरफेस फिनोमिना, ये बल्क फिनोमिना, ये जो होता है ये यूनिफॉर्म रेट से नहीं होता। दिस इज रैपिड एट द बिगिनिंग एंड बिकम स्लो विद टाइम। जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जाएगा ये प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, क्योंकि सिर्फ सरफेस पे होना है और मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आते जाएंगे तो सरफेस हमारी कवर होती जाएगी, जिससे नए लोगों को सरफेस नहीं मिल पाएगी और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारा स्लो हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ सारी चीजें, मैं सिर्फ आपको बोल दे रहा हूँ, बाकी नोट्स है हमारे सब आपको मिल जाएंगे, आप सुनते रहिए। तो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से नहीं होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से नहीं होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन एक यूनिफॉर्म रेट से होकर खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए हम लिखेंगे इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड इट्स रेट स्लोस विद टाइम, जबकि आप एब्जॉर्प्शन में क्या लिखोगे, इट अकर एट द यूनिफॉर्म रेट। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन का कि ये सरफेस पे होता है। ठीक है, तो सरफेस पे आप एटम को पकड़ पकड़ के नहीं बैठा रहे हो ना, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो जरूरी नहीं है जो, अच्छा एक बार फिर से चीजों को रिकॉल करते जाओ। सरफेस पे आ कौन रहा है, एडजॉर्बेट आ रहा है, एडजॉर्बेट। तो जो एडजॉर्बेट आएंगे वो हर जगह पूरी सरफेस पे एक जैसे नहीं आएंगे, हो सकता है कहीं थोड़े ज्यादा हो सकता है कहीं थोड़े कम हो, क्योंकि भाई साहब ये जो सरफेस होती है ना, अब चूंकि ये तो मोबाइल है, ये मोबाइल है, तो मोबाइल तो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा टेक्निकली बनाया गया है, बट जहां पे एब्जॉर्प्शन होना है वो सरफेस एक जैसी नहीं होती है। कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं रफनेस ज्यादा है, कहीं फोर्स ज्यादा है, कहीं स्मूथनेस ज्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन भी एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, वो कंडीशंस के हिसाब से अटैच होते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, हमारा तीसरा पॉइंट, ये सब आप लोग को लिखना जरूर है। हमारा तीसरा पॉइंट बनेगा कि जो कंसंट्रेशन है ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है, यहाँ पे हम हल्का सा लिख दे रहे हैं जिससे आपको याद रहे, रैपिड, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रैपिड इन द बिगिनिंग, रैपिड इन द बिगिनिंग, बाकी आप समझ जाओगे। और ये कहाँ हो रहा है, ये दिस अकर एट द यूनिफॉर्म रेट, ये यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन द सरफेस। सरफेस पे एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, कम ज्यादा होती है, डिपेंड करता है कहाँ रफनेस है, कहाँ पोर्स है, ये सब डिपेंड करता है। जबकि यहां पर जो होता है, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, कंसंट्रेशन इज द सेम, कंसंट्रेशन इज सेम, क्योंकि वो पूरे बल्क में होता है, वो पूरे बल्क में होता है। तो आपको चाशनी हर जगह मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब मान लो रसगुल्ला अच्छा नहीं बना तो बात अलग है, ठीक है, अदरवाइज जो स्पंज होगा उसमें हर जगह आपको पूरा मिठास मिलेगी एक जैसी, कहीं ऐसा नहीं कि फीका है, कहीं ऐसा नहीं कि वो बहुत मीठा है। कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल। ठीक है, प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो ये बात हो गई एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन की। ठीक है, मैं बस ज्यादा आज नहीं लूंगा क्लास, रिज्वाइन करना है नहीं, बस आप स्क्रीनशॉट प्लीज ले लो, और आज मैं इतना ही रखूंगा, इतनी चीजें मैंने पढ़ा दी आप